चलिए दोस्तों, आज हम अध्याय 1 से लेकर 6 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से जो भी है वो सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के, जो आपके त्रैमासिक के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से, जो कि अध्याय में से फर्स्ट अध्याय से लिया गया है। 96 और 404 का एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकलता है, ये ध्यान में रखना। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हमेशा अलग में निकलता है। देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ। 96 और 404, 2 4 8, 2 के पाड़े में 4 आते हैं 2 नंबर पे, 2 के पाड़े में 8 आते हैं 4 नंबर पर, 2 के पाड़े में 1 2 2 6 2 3 फिर 3 फिर 1, फिर इधर 2 2 0 2 2 1 0 1, फिर अब सीधा 101। अब देखिए इधर 2 2 बार आए हैं, इधर 2 2 बार आए, तो दोनों हम कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ, क्या जाएगा? 2 इंटू 2 क्या जाएगा? 4, और आंसर क्या जाएगा? इसमें 4 आ जाएगा। चलिए एलसीएम। अब प्रश्न नंबर दूसरा, 12 15 21 का एलसीएम। ये ध्यान में रखना कि ये एलसीएम एक साथ निकलता है। 12 15 21 का एलसीएम, 2 6 नंबर पे, 2 के पाड़े में 15 आते नहीं, 2 के पाड़े में 21 आते नहीं, 2 के पाड़े में 6 आते 3 नंबर पर, 15 आते नहीं, 21 आते नहीं, 3 के पाड़े में 3 आते 1 नंबर पर, 3 के पाड़े में 5 आते 5 नंबर, 3 के पाड़े में 21 आते 7 नंबर पर, 5 के पाड़े में 5 आता 1 नंबर पर, 7 आते कि नहीं, 7 के पाड़े में 7 आते क्या? 1 नंबर पर। अब देखिए दो, अभी इसका मल्टीप्लाई करने वाला, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, 420। हमारा आंसर क्या जाएगा? 420। चलिए आगे वाला एचसीएफ। एचसीएफ ने आपको अभी बताया था अलग अलग निकालेंगे। 11 और 13 की इसका कोई मल्टीप्लाई दूसरा नहीं है, 11 और 13 ही है, तो केवल आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा, √2 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? आप बताइए दोनों में से क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। 3 √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय, क्योंकि अंडर में आई है। अंडर में जब भी आएगा तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए आगे तीसरा, संख्या 8 9 25 का एचसीएफ। 8 9 25 का एचसीएफ। 8 9 25 का एचसीएफ का मान क्या होगा? अलग अलग करना है। चलो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 8 9 25, 2 4 2 2 2 1, 3 3 3 1, 5 5 5 1। कुछ है क्या कॉमन? किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो क्या आएगा? 1। क्या है हमारा? संख्या 8 9 और 25 के एचसीएफ का मान 1 है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह क्या हो गया हमारा? ट्रू। अगला, 15 और 21 का एलसीएम 105 है। क्या ये सही है? चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। एलसीएम क्या होगा? एक साथ निकलेगा 15 और 21। अब सीधा 3 से देते हैं, क्योंकि 2 के पाड़े में 15 नहीं आते 21 नहीं आते। 3 बजे 15, 3 7 21, 5 के पाड़े में 5 1 नंबर पर, 7 के पाड़े में 7 1 नंबर पर, 3 बजे 15 और 15 7 105। ये भी क्या हो गया? हमारा सत्य हो गया, मतलब ट्रू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया। 1/√2 एक परिमेय संख्या है। नहीं, अब मैंने क्या कहा था? जब भी अंडर रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी। अब सही जोड़ी आपको बनानी है। देखिए √2, अंडर रूट आ गया मतलब अपरिमेय संख्या। इसका क्या आएगा? सी। 9 और 27 का एलसीएम। 9 और 27 का एलसीएम क्या आएगा? चलो एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ दोनों में से इजी। देखो ये बड़ी संख्या है तो इसको नहीं करते हैं हम, जो छोटी संख्या है उसे सॉल्व करते हैं। 9 और 27,
9 और 27 एलसीएम निकालना है, मतलब 7 में निकालेंगे। 2 के पहाड़े में 3 आते नहीं, फिर 3 के पहाड़े में 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 के पहाड़े में 3 कम 3 है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, मतलब इसका ये आ जाएगा 11वें का ए, जो 12वां बचा उसका बी। आ गया सभी को समझ में कैसे किया मैंने। चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द ऑब्लिक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब हमें इसे भी सॉल्व करना है। 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, ये प्रश्न जरूर आते हैं। 12 और 30 का एलसीएम, 12 और 30 एलसीएम मतलब 7 में निकालेंगे। 2 के पहाड़े में 12 आते, 6 नंबर पे, 30 आते 15 नंबर पे। 2 के पहाड़े में 6 आते, 3 नंबर पे, 15 आते नहीं। 3 के पहाड़े में 3 आते 1 नंबर, 3 के पहाड़े में 5 नंबर, 5 के पहाड़े में 5 आता 1 नंबर पे। 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 60। ये हो गया हमारा 60। क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है? हाँ, ये एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट जहाँ पर भी आएगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अगले वाला, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनखंड भी हम ऐसे ही निकालते हैं। आपको अगर निकालना है तो ये सिंपल तरीका यही होगा। 2 70 कुछ जाएगा किसी से नहीं, फिर सीधा सिंपल 5 से जाएगा, कितना आएगा 14, फिर 7 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा फिर 1, तो 2 बार आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, बहुपद। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, C/A, पता है क्योंकि फॉर्मूला है, आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए। देखिए बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यंक होगा, ए एक्स प्लस बी का शून्यंक। अब देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इधर बताता हूँ। ए एक्स प्लस बी का शून्यंक मतलब 0, ए एक्स बराबर माइनस का बी, एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए, एक्स का शून्यंक माइनस बी अपॉन ई, सी नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए आगे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तीसरा प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक होगी। अब जैसा हमने प्रश्न नंबर 17 किया सेम उसी प्रकार हमें प्रश्न नंबर 18 सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस के 3, इसका क्या जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस √3, क्योंकि जो यहाँ का स्क्वायर है वो हट के क्या हो गया उधर रूट में चला गया, तो प्लस माइनस √3, ये अपना आंसर रहेगा ए वाला। चलिए प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। दो बहुपद का गुणनफल एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, एक बहुपद, यह आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। घात 1 वाले बहुपद रिक्त स्थान बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले क्या कहलाएंगे, रेखीय। घात 1 वाले क्या कहे, रेखिक। ये देखिए ये क्या कहलाएंगे, बहुपद। फर्स्ट वाला बहुपद, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर आएगा रेखिक। तीसरे का आंसर, द्विघात बहुपद में शून्यंकों की अधिकतम संख्या होती है। शून्यंकों की संख्या अधिकतम क्या होती है, चलिए मैं बताता हूँ। अधिकतम संख्या कितनी होगी, द्विघात मतलब 2, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 2। चलिए आगे, यदि वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यंक है तो यदि p के बराबर शून्यंक, ये ट्रू है
क्योंकि शून्यंक दिया हुआ है और शून्यंक का ही बहुपद पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा ट्रू। घात n वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यंक हो सकते हैं। जैसे x की पावर अगर n रखे तो इसकी शून्यंक कितने होंगे, n तक जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यंक हो सकते हैं। क्यों नहीं, 2 ही हो गए, क्योंकि x की पावर 2 है तो शून्यंक भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये तीनों ट्रू हो गए, ट्रू ट्रू ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी रेखीय बहुपद। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं तीनों। इसमें रेखीय बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्यंक का गुणनफल। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद से क्या समझ में आया कि जहाँ पे घात 3 होगी, इसमें घात 3 कहाँ पर दिख रही है, केवल सी में, तो बी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या दिया है, ए नंबर वाला, तो ये सी ए और ये हो जाएगा फिर बी। आ गए हमारे तीनों के आंसर। रेखीय बहुपद क्या है, ए एक्स प्लस बी। चलिए आगे। रेखीय बहुपद घात होती है, रेखीय बहुपद की घात क्या होती है, 1, द्विघात 2, 3। द्विघात में क्या आती है, द्विघात में 2 होती है, द्विघात में 2, त्रिघात में 3। ये भी हमने अभी पढ़ा जस्ट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण हमने अभी जस्ट पढ़ा, मतलब रेखीय समीकरण का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे घात केवल 1 हो। रेखीय समीकरण में क्या होता है कि घात केवल 1 हो, तो घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे घात क्या है, 2। फर्स्ट में घात 2, सेकेंड में भी घात 2, तीसरे में भी घात 2 और चौथे में घात 1। तो यहाँ पे घात कितनी दी है, 1 1 दी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो समीकरण है, मतलब बराबर नहीं है, अद्वितीय, इनका हल हो जाएगा अद्वितीय। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये सब सेम है, एक दूसरे के दोस्त है, ये कभी अलग नहीं होगी, तो इन जैसा कोई है क्या, नहीं। तो फिर ये क्या हो गए, अनंत हल। क्या हो गया, अनंत, इनकी फ्रेंडशिप अनंत तक चलेगी। चलिए आगे। समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है में यदि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या होगा। देखिए अब इसमें हमको सॉल्व करना है कि आंसर क्या आएगा। अब देखिए उन्होंने क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 5 है, x का मान 1, और 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 5, 2 प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 माइनस 2, 3y बराबर 3, y बराबर 3/3। y का मान क्या आ जाएगा कट करने के बाद 1, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारा 1। इसको इस तरह सॉल्व करना है। समीकरण 2x प्लस वाई के में यदि x बराबर 2 y इक्वल टू 1 हो तो, अब इसमें केवल सिर्फ मान रखना है। 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 और 1 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। दो चरों x और y में, दो चर x और y में, x और y में रेखीय समीकरण का ग्राफ एक खाली स्थान रेखा होती है। x और y क्या होगी, सरल रेखा होगी, उसमें कोई बड़ा सवाल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल रेखा। चलिए आगे चलते हैं। दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये ट्रू है। दो चरों में कह रहा है ना, रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। रेखीय समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। रेखीय समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। जैसे रेखा पे कोई बिंदु होता है तो वो सही है। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 7 एवं 4x माइनस 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। प्रतिच्छेदी होगी कि नहीं होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे आंसर पता होने के कारण मैं आपको सिंपल से इसको बता देता हूँ। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इसको 4x माइनस 6y बराबर 14 में लिखते थे। अब इसको 2/4, 3/6,
7/14 लिख सकते हैं, ये माइनस में है। 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। क्या आ रहा है? 1/2 माइनस 1/2 बराबर 1/2 होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं, क्या हो जा रहा है? 0। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये हो जाएगा आंसर अपना गलत। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखना है। दो चरों में रेखीय समीकरण, दो चर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? एक्स प्लस बी वाई, एक्स और वाई दो चर होते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमने ये ऊपर भी सॉल्व किया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2। ये क्या होता है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका कोई हल नहीं होता, ये इसी के सामने दिया गया है, ये अनंत तक चलते रहते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, समपाती रेखाएं, दोनों रेखाएं समान होगी। चलिए आगे चलते हैं। दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। दो चरों में रेखीय समीकरण का मानक रूप कैसे लिखेंगे हम? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चर आ गए, एक्स और वाई बराबर। चलिए आगे, रेखीय समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा? अब हमें x का और y का मान रखना है, तो सही से सॉल्व करना है। y बराबर क्या दिया है? 5, m -2 प्लस 3 है ना, इसको सॉल्व करना है। 5 - 3 इक्वल टू m -2, 2 इक्वल टू m -2, 2 बटे में -2 इक्वल टू m, क्या हो जाएगा? माइनस का 1। m बराबर क्या आ जाएगा? -1। यदि दो संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है तो रेखीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अरे, 2 संतरे और 5 सेब, 2 संतरे प्लस 5 सेब मतलब y का मान का मूल्य कितना है? 70 रुपये। इन 2 संतरे लाए, एक संतरा 5 का तो 2 संतरे 10 के, ऐसे मतलब हमने मान के टोटल कितने के लिए संतरे हैं? 70 रुपये के। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो विविक्त कर का मान होगा। ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण में तो मूल समान हो तो, मूल समान अगर रहेंगे तो विविक्तीकरण का मान क्या होगा? 0। यह हमें सबको पता होना चाहिए। किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में द्विघात दिया है मतलब घात कितनी आनी चाहिए? 2 आएगी। इसमें कोई सवाल पूछने वाला, सॉल्व करने वाला है ही नहीं। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c का वियुक्तीकरण होगा। वियुक्तीकरण हम क्या लिखते हैं? d बराबर b² माइनस 4ac। सिंपल है। चलिए आगे, यदि समीकरण px बराबर 0 जहाँ px का घात 2 का बहुपद हो तो समीकरण कहलाती है। ये क्या कहलाएगी समीकरण? घात अगर 2 हुई तो द्विघात कहलाएगी। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं, ये हमें द्विघात रेखीय त्रिघात समझ में आ गया है। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो विभक्तीकरण का मान होगा। अगर समान हो गए तो अनंत तक जाएगा, उसका 0 होगा। समीकरण x ब्रैकेट में x -1 0 के मूल 0 एवं 1 होगा। सत्य है, क्योंकि हम इसको सॉल्व x इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, x का मूल 0 आ गया, x इक्वल टू माइनस का 1 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, ट्रू। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 के मूल समान होंगे। इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो मूल समान है या नहीं हम कैसे पता करेंगे? चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मूल कैसे समान है। x -2 का स्क्वायर, ये कहाँ से आया? a माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होगा, a² माइनस बी स्क्वायर, a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ए का मान क्या दिया है एक्स, बी का मान बी, एक्स स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है 2, 2 दूनी 4 माइनस 2ab, 2ab मतलब 4x। ये जो कंडीशन दी है ये क्वेश्चन में दी हुई है देखिए, तो हमें x के मान कितने आ जाएंगे 2 2 आ जाएंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 2। एक्स प्लस बी एक द्विघात समीकरण है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। चलिए आगे, सही जोड़िए है आगे भी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल हो, इसके मूल क्या हो गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब देखिए इसका मूल निकालना है हमें, प्रश्न नंबर 56, इसका मूल निकालना है प्रश्न नंबर 57, इसका मूल निकालना है। तो इस 3 दिया है तो इसका मूल ये आ जाएगा, सामने है सीधा सिंपल है। इसका 1 दिया है तो इसका मूल ये हो जाएगा, और 55 वाला ये हो जाएगा। आगे आपके समझ में। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ईजी है पेपर अगर आपने पढ़ाई की होगी तो। एक प्रश्न नंबर 5, एक शब्द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल सम के मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। क्या कहलाएगा, विभक्तिकरण कहलाएगा। हमने ऊपर पढ़ा था बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, विभक्तिकर। द्विघात समीकरण का मान रूप लिखिए, द्विघात समीकरण का मान रूप मैंने आपको ऊपर भी लिखाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाता है, ऊपर वाला ही द्विघात कहलाता है। सिंपल सा है, अगर आप पढ़ते हो तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलिए अध्याय नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 डॉट मतलब डैश डैश डैश, ऐसा डैश 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 दिया गया है कि सार्वअंतर डी है। अब हमें इसका डी का मान निकालना है। तो डी का मान क्या आएगा देखिए, मैं बता देता हूँ। 3/2 माइनस 1/2, अभी हमें सिंपल आगे दिख रहा है कि 3/2 में से अगर -1 गया तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 माइनस 2, तो क्या आएगा 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस आएगा -1। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 डैश 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 का 30वां मान। अब 30वां पद कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, a प्लस 30 माइनस 1d। यहाँ पे पद कौन सा पद होना, वो होना -1। a बराबर 29, a प्लस 29d। a क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि a क्या दिया है 10, स्टार्टिंग वाला a 10। 30वां पद, अब 30वां पद में से 29d प्लस 29d, डिफरेंस कितने का आ रहा है उसमें, इंटू 3 का। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस कम हो रहा है ना, माइनस माइनस होते जा रहा है। 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा -77, जो आंसर है हमारा -77 में आ जाएगा। चलिए अगले वाला प्रश्न 63, समानांतर श्रेणी 6 4 2 डॉट 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 का सार्वअंतर है। अंतर क्या आ रहा है इसमें -2, क्योंकि कम होते जा रहा है। 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0 फिर -2, मतलब 2 2 2 2 का अंतर आ रहा है। चलिए आगे, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी है तब बी को ए और सी का डैश 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 कहते हैं। क्या कहेंगे, बी को क्या कहेंगे, समानांतर माध्य। समांतर माध्य क्या कहेंगे, समांतर माध्य, क्योंकि दोनों के बीच में है, अगर अंतर दोनों का समान है तो समांतर माध्य कहलाएगा। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाएगा, सार्वअंतर, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सार्वअंतर।
9 और 7 का समानांतर माध्य होता है। समानांतर माध्य हमें इस 9 + 7 बटे में 2 क्या आ जाएगा 8। समांतर माध्य पूछ रहा है वो, है ना, इसलिए। देखिए असत्य असत्य दिया गया है, -2 2 -2 2 -2 डॉट 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 दिया गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। क्या एक समानांतर श्रेणी है? नहीं, समानांतर श्रेणी में अंतर समान होता है, इसमें अंतर समान नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स। देखिए -2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर -2 दिया है, क्या इसमें अंतर समान है? नहीं, +4 -4 ऐसा चलते जा रहा है, तो समानांतर श्रेणी क्या? नहीं। ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तब b = a + c/2 है। सत्य है, कभी ऊपर हमने जस्ट अभी सॉल्व किया। 3 और 5 का समानांतर माध्य 3 + 5 बटे में 2 8 बटे में 2 बराबर में 4। आगे आंसर माध्य है ट्रू ट्रू, ये फर्स्ट वाला फॉल्स। चलिए आगे, व्यापक समानांतर श्रेणी। व्यापक समानांतर श्रेणी क्या कहलाएगी? जो समानांतर बढ़ती जा रही है। देखिए ये बढ़ती जा रही है, a + d प्लस इसका हो गया 70 का आंसर हो गया। समानांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद ये हो गया 71। nवां पद निकालना है ना, पदों का आयोग n/2 n/2 2a + n - 1 ये हो गया 72 का। आगे आपके पास तीनों के आंसर 71 72 70। चलिए आगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 डॉट 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 के 10वें पद का मान लिखिए। 10वें पद का मान मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया है, a + nd। कौन सा पद? a + 10वां पद, उसमें से एक माइनस कर लेंगे n - 1 9d। ये क्या दिया है? 2 + 10वां पद। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच में? इनके बीच में 5। 9 × 5 = 45 और 2 47। आंसर क्या जाएगा हमारा? 47। यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित न हो तो उसे कहते हैं अनंत। सीमित नहीं है, अनंत समानांतर कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? अनंत समानांतर। चलिए आगे, अध्याय 6 सही विकल्प। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अनुपातिकता को हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। थेल्स थ्योरम पता होगा आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस आधा का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, थेल्स थ्योरम। चलिए आगे चलते हैं। सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं, एक जैसे दिखते हैं नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये डायग्राम के माध्यम से, इसके ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। आकृतियों में तो सेम दिख रहे हैं ना, इसलिए इसको समानांतर कहते हैं। क्या कहेंगे? समरूप। सभी वृत्त होते हैं, ये भी समरूप आएंगे। सभी वृत्त एक जैसे दिखेगा ना, कोई आगे पीछे तो नहीं दिखेगा। सभी वर्ग ये देखिए यहाँ पे फिर से आया, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं। दो समान कोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है? समान। दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक त्रिभुज है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये त्रिभुज है। सेकेंड वाला त्रिभुज भी बता देता हूँ, ये त्रिभुज है, ये सेकेंड वाला त्रिभुज है,
अब देखिए दोनों त्रिभुज हैं, उस प्रश्न में क्या कहा है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कोणिक। अगर ये 45 है तो ये भी 45 अगर मानते हैं तो ये इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा वो समान होगा, है ना। इसलिए इसको समान हम आंसर लिखेंगे, सदैव समान होते हैं। चलिए आगे अगला वाला प्रश्न, सत्य असत्य। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या हो गया, सत्य हो गया, जस्ट अभी हमने पढ़ा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज सदैव समरूप होता है। यह भी यही कहा है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं। समद्विबाहु मतलब जिसको दो भुजाओं में काटा है तो ये हमेशा सेम होगी, नहीं, ये सब कहीं पर लिखा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब ये हो गया 85 नंबर का आंसर। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये हो गया 86। फिर जो बचा वो उसके सामने। समरूप आकृतियां आकार समान परंतु आवश्यक रूप से समान न हो। चलिए, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, क्योंकि हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कोई एक आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या लिखेंगे? संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। अब बताता हूँ मैं कैसे संगत कोण। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, दोनों के संगत कोण बराबर होते हैं। अगर इस त्रिभुज में ये 45 दिया है, इस त्रिभुज में ये 45 दिया है, इस त्रिभुज में 45 दिया है, इस त्रिभुज में 60 दिया है, इस त्रिभुज में 60 दिया है, तो जो सामने वाले कोण होंगे दोनों संगत कोण बराबर होंगे। बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? समभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे संगत कोण बराबर हो, जैसे त्रिभुज दिया है, इसके जो संगत कोण है ये जो बराबर होने चाहिए, इसकी जो भुजा है ये भी बराबर होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हमारे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, सही जोड़ी, ट्रू फॉल्स सभी खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता देता हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं। 2 अंक के लिए प्रश्न नंबर पहला, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कैसा ज्ञात करते हैं मैंने आपको बताया है, दोनों अलग अलग करके। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। आपको कोई भी प्रमेय इस चैप्टर में से लिख देना है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √ वाली अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसको सिद्ध भी करना है। संख्या 26 91 एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ हो। ये फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये फॉर्मूला आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे। बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल, योग -b/a और गुणनफल c/a, उसके माध्यम से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद 4u² + 8u का शून्याङ्क ज्ञात करना है। प्रश्न आईएमपी है, बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। द्विघात बहुपद, इसमें द्विघात दी तो है, शून्याङ्क ज्ञात करने हैं। शून्याङ्कों के बीच के संबंध सत्यता की जांच कीजिए। चलिए आगे वाला प्रश्न, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपने इसमें भी सत्यता की जांच करनी है, इसमें भी सत्यता की जांच करनी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। 3 नंबर वाला,
ये प्रश्न, ये फॉर्मूला, इसके ऊपर बेस्ड वार्षिक परीक्षा में भी पूछी जाती है, बोर्ड परीक्षा में। ध्यान रखिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना रहेगी। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस स्थिति में रेखीय समीकरण युग्मों के रूप में लिखिए। प्रश्न, ये जो प्रश्न है मैं जो आपको बता रहा हूँ वह आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यह प्रश्न पिछले ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। दो समरूप कोणों के बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करना जरूरी रहेगा। चलिए आगे। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जांच कीजिए कि समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, इसकी हमें जांच करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि ऐसा ही सेम एग्जाम्पल आपकी बुक में है। 2x² √2x² 7x + 5 √2 का हल कीजिए। इसको हल करना है, क्या ये अनंत हल में आएगा, क्या कोई हल नहीं आएगा, क्या हल होगा, इस प्रकार हमें इसे सॉल्व करना है। 2x² + kx + 3 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण के दो बराबर मूल हो। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि k के दो समान बराबर मूल हो, है ना। सॉल्व करते हुए आपको फॉर्मूला यूज करना है। समीकरण, समानांतर श्रेणी 1/3 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट 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 मतलब डॉट 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 ऐसे वाले डॉट का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। पहला पद क्या है, 1/3, सार्वअंतर इन दोनों के बीच का अंतर 1/3। यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है कि जो 5/3 आएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 5/3 आएगा। प्लस कीजिए माइनस कीजिए, आपको जो भी करना कीजिए, है ना, उससे हमारा 5/3 आना चाहिए। ये तो फिर फॉर्मूला है, फॉर्मूले के यूज़ कर सकते हैं। 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं, लास्ट का 205 है तो 7 अंतर कितना है 5 7 6 13 हो जाएगा, फिर 6 19 हो जाएगी। फिर ऐसे हमें कितने 6 लेने पड़ेंगे कि 205 तक हम चले जाए। उसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78वां होगा। इसी में भी ऐसा ही है, 3 5 का डिफरेंस 8 5 का डिफरेंस 13 5 का डिफरेंस 18 5 का डिफरेंस 23, ऐसा करते चलना है, हमको सॉल्व करना है। लेकिन आप इसको फार्मूले के तौर पर ही सॉल्व कीजिए जो आपकी बुक में दिए हैं, है ना, क्योंकि फार्मूले से ही आपको नंबर मिलेगा। जैसे अगर आप फार्मूला नोट कर लेते हो तो आपको 1 नंबर मिलना कंपलसरी है, क्योंकि फार्मूले के ऊपर नंबर मिलते हैं। बहुभुजों की समरूपता में आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है, बहुबंध भी लिख सकते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले कर्णधार स्तंभों की भूमि छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उस समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर लंबाई 6 मीटर है देखिए प्रश्न में दिया है मीटर, उसकी क्या निकालनी है हमें, छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए 6 मीटर लंबा एक खंभा है, 6 मीटर लंबे की खंबाई क्या दी है, उसकी परछाई की मीटर की लंबाई 4 मीटर दी है। एक मीनार के छाया की लंबाई अगर ये 28 है, अगर ये 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। अब इससे कितने मल्टीपल है, कितने बार मल्टीपल है, उसी से भी उतनी बार मल्टीपल आ जाएगा, है ना। अगर ये रिक्त स्थान में या फिर सही जोड़ी में या फिर सही विकल्प में दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए थेल्स प्रमेय हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल, थेल्स प्रमेय
सॉल्व करना है। तो आप इसको सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के बीच के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। सिद्ध करना है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकिरण पर बिंदु 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाए कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। चलिए, ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए। इसी से ही आपका पेपर आएगा और जितने भी सवाल आएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपको वह सवाल सॉल्व करके दे दूँगा। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। आएंगे अभी अगला चैप्टर लेके।